कि आज के इस विशेष कॉन्क्लेव जो देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश पर आधारित है, ऊंचाइयों पर उत्तर प्रदेश, इस कॉन्क्लेव की प्रस्तावना अभी जिनके श्रीमुख से रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों ने सुनी है। रिपब्लिक भारत के सीईओ और एमडी, चीफ एडिटर श्री अर्णब गोस्वामी जी, श्री ऐश्वर्या कपूर जी, आज के इस कॉन्क्लेव में उपस्थित सभी महानुभाव, बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत को राष्ट्र सर्वोपरि के इस मंत्र के साथ मीडिया जगत में एक नई सोच को पैदा करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, आपको भी काफी देर हो गई होगी, लेकिन जब यूपी की बात हो रही है और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के बारे में चर्चा हो रही है, मैं केवल एक प्रश्न यहां से आपके सामने रखूंगा। हमारी सरकार को 9 वर्ष से अधिक समय से प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ है और डबल इंजन की सरकार पिछले 9 वर्ष से अधिक समय से प्रदेश के अंदर शासन कर रही है। सबसे बड़ी आबादी के राज्य की सेवा और यहां की आकांक्षाओं की पूर्ति करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ है। इन 9 वर्ष में क्या कोई कल्पना कर सकता है, आज से 9 वर्ष पहले अगर कोई व्यक्ति इस मंच पर आकर के ये बातें कहता जो अभी मैं कहने जा रहा हूं, तो संभवतः लोग हंसते। हमने इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को प्रदेश के अंदर 3 गुना से अधिक उनकी उपस्थिति देश के अंदर शासकीय सेवा हो या फिर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कार्रवाई हुई है उनमें उनकी उपस्थिति वहां हुई है। ये जो आंकड़े हैं ये केवल आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े वह है जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान के उस संकट से उभारने में मदद की। आज से 9 वर्ष पहले जो एक कल्पना भी नहीं थी, जिस राज्य के बारे में नियति मान ली गई थी, नियति ये कि ये तो यूपी में नहीं हो सकता है, ये यूपी आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन वह इन 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने करके दिखाया है। 2017 में जब प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश के ही एक जनपद से मुझे भी सांसद के रूप में देश की संसद में
एक लंबे समय तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक गिरावट को, राजनीति के अवमूल्यन को और उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान के संकट को हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा था, महसूस किया था। हम लोग ये मानते थे, प्रारंभ में जब हम लोग राजनीति में आए थे तब हम लोग ये मानते थे कि लगता है ये नियति हमारी बन चुकी है। पिछड़ापन, अव्यवस्था, दंगे, गुंडागिर्दी, कर्फ्यू, बेरोजगारी, ये सब यूपी की एक पहचान बन चुकी थी। खामियाजा यहां के युवाओं को भुगतना पड़ता था, जिसके सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। उसको अपने राज्य में तो रोजगार नहीं मिलता था, नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यहां से बाहर जाता था तो पहचान का संकट उसके सामने खड़ा होता था। 17 में जब शासन सरकार बनने के तुरंत बाद हम लोगों को यहां पे कार्य करने की अवसर प्राप्त हुए, एक असमंजस की सी स्थिति थी। किस हद तक थी? मुझे याद है जब मुझे पहली कैबिनेट की बैठक करनी थी, कैबिनेट की बैठक में पार्टी का, हम सब का एक संकल्प था कि पहला काम अन्नदाता किसानों से प्रारंभ करेंगे, पहला फैसला उसमें ये करेंगे। प्रदेश का खजाना खाली, बैंकर से हम बातचीत करें, कोई हमारा फोन ही ना उठाए। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। हमारे उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी मेरे पास एक दिन आए, उन्होंने कहा साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप मुझे थोड़ा मुक्त कर देते। यानी एक तरफ बैंक फोन नहीं उठा रहा, दूसरी तरफ फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा साहब मुझे छुट्टी पे भेज दीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं, ये यूपी की स्थिति थी। और जब हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया, निर्णय लेने प्रारंभ किए, जनता जनार्दन का समर्थन सामने आया और उसके साथ ही अलग अलग समय के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम आने प्रारंभ हुए, तो आज मैं कह सकता हूं कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था। बीमारू यूपी नहीं था, बीमारू वह मानसिकता थी जो यूपी के अंदर 2017 के पहले शासन कर रही थी, जिसने यूपी को बीमार करके छोड़ दिया था। जिस बीमार मानसिकता ने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिस मानसिकता ने यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, जिसने यहां के हर व्यक्ति के सामने असुरक्षा का संकट खड़ा किया था, वह बीमार मानसिकता थी। और वह बीमार मानसिकता हर एक जगह हम सबको दिखाई देती थी। हम लोग आए थे, अब याद करिए यूपी का कुल बजट उस समय 3 लाख करोड़ का था, और इस वर्ष हम लोगों ने अपना जो बजट प्रस्तुत किया है वह 9 लाख करोड़ रुपए का यूपी का वार्षिक बजट है। 2016-17 में यूपी की कुल जीएसडीपी 12 लाख करोड़ की थी, इस समय 36 लाख करोड़ की है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 43,000 रुपए थी, आज वह 1,20,000 को क्रॉस कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कार्यबल केवल 12% था, आज वह 37-38% से अधिक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर
2016-17 में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो था वह यूपी के अंदर वह 19% था, आज वह 3% से कम रह गया है। ये है वह तस्वीर जो नए यूपी की बात करती है, जिसको अब रिपब्लिक भारत ने ऊंचाइयों पर यूपी के नाम पर इस कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए रिपब्लिक भारत, श्री अर्णव गोस्वामी जी का, श्री ऐश्वर्या कपूर जी का और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस सच्चाई को जनता जनार्दन के सामने रखने का साहस किया है। और मित्रों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात मैं 2017 में कहता या कोई व्यक्ति यहां कहता, कोई राजनेता यहां पे कहता, तो ताली नहीं बजती, उसके लिए लोग हंसते कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। जिन आंकड़ों की चर्चा अभी यहां पर श्री अर्णव गोस्वामी जी कर रहे थे, अगर यही बात 2017 के पहले कोई कहता, लोग हंसते, कहते अरे ये एक्सप्रेसवे का नेटवर्क इनके पास, अरे यहां तो पता ही नहीं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। 2017 के पहले यह स्थिति थी और हम लोग इस बात को कहते थे। यूपी के बारे में पहचान क्या हो चुकी थी? पहचान ये हो चुकी थी, ये उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य की सीमा या किसी नेपाल के साथ भी यूपी की 550 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। मान्यताएं क्या थी कि यूपी की सीमा कहां से शुरू होती है? जहां पे सड़कों पे गड्ढे प्रारंभ हो जाए, मान के चलो यूपी की सीमा प्रारंभ हो गई। ये 2017 के पहले की स्थिति थी। सायकाल होते ही जहां से अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान के चलो यूपी प्रारंभ हो गया है। और आज मैं कह सकता हूं, रोड का सबसे अच्छा नेटवर्क एक्सप्रेस वे पर यूपी का 60% हिस्सेदारी अकेले यूपी के पास है। आज हमारे पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे भी प्रारंभ हो चुका है। गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे भी है। कल ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे प्रारंभ हुआ है और मेरठ दिल्ली के बीच में 12 लेन का एक्सप्रेस वे भी है। एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पे यूपी के पास। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ। देश का पहला इनलैंड वाटरवे यूपी के पास। देश की पहली रैपिड रेल यूपी में। देश का पहला कोई सिटी रोपवे के साथ जुड़ा है या जुड़ रहा है तो वाराणसी देश का पहला ऐसी सिटी है जिसमें रोपवे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। वह वाराणसी में प्रारंभ होने जा रही है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास, यानी एयर कनेक्टिविटी की जिससे सबसे ज्यादा किसी के पास है, यूपी के पास। सबसे ज्यादा सिटी में देश के अंदर मेट्रो का संचालन हो रहा है तो यूपी की 7 सिटी ऐसी हैं जिनके पर मेट्रो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा है और रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क भी यूपी के पास। ये यूपी की इंफ्रास्ट्रक्चर की वह स्थिति है जो प्रदेश के भविष्य को और देश की अर्थव्यवस्था को तय करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। मित्रों, ये सभी आज से 9 वर्ष पहले एक सपना था, आज वह साकार हुआ है। आज वह साकार हुआ है। यूपी की कानून व्यवस्था और यूपी की सुरक्षा की स्थिति 2017 के पहले क्या थी? यूपी में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। यूपी के अंदर महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था।
उत्तर प्रदेश के अंदर न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। यूपी के अंदर 35 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जहां पे हर बड़े परिवार ने अपनी बेटी को या तो घर के यूपी के बाहर किसी हॉस्टल में या रिश्तेदार के यहां रख करके वो पढ़ाई कराता था, या फिर बेटी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल भेजना ही बंद कर दिया था। कोई व्यापारी घर से निकलता था तो ईश्वर से प्रार्थना करके निकलता था कि पता नहीं मैं शाम को अपने परिवार का मुंह देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। किसान अपने खेत में जाने से डरता था। परिवार के लोग सशंकित रहते थे, इस बात को लेकर सशंकित रहते थे कि परिवार का अभिभावक नौकरी के लिए या व्यापार के लिए या किसी कार्य के लिए जा रहा है, पता नहीं शाम तक वापस आता है कि नहीं आता है। ये यूपी की पहचान थी और ये यूपी के अंदर होता था। देश के अंदर कहीं विस्फोट होता था, यूपी का नाम जुड़ता था। खामियाजा यहां के युवाओं को भुगतना पड़ता था। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था और उनके सामने और माफियाज के सामने किस तरीके से सरकारें नतमस्तक होकर के नाक रगड़ती थी। मुझे लगता है कि एक पीढ़ी से ऊपर के हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होगा। नई पीढ़ी को इसकी जानकारी अभी नहीं होगी, लेकिन नई पीढ़ी को इन सब बातों के बारे में बताने की आवश्यकता है कि आज से 10 वर्ष पहले यूपी की तस्वीर क्या थी, यूपी की पहचान क्या थी। पिछले 9 वर्ष में दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त एक उत्सव प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश अब बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है। कोई कल्पना कर सकता है अगर इस सुरक्षा का वातावरण नहीं होता तो क्या कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आता? मुझे याद है जब पहला इन्वेस्टर समिट हमें करना था तो हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री और अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त मेरे पास आए। उन्होंने कहा साहब हमें एक इन्वेस्टर समिट करना है। मैंने कहा टारगेट क्या है? उन्होंने कहा 20,000 करोड़। मैंने कहा नाम? कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा नाम बदल दो। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा 20,000 करोड़ की राशि रखते हो और ग्लोबल बोलते हो, ग्लोबल जैसा इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, टारगेट भी उतना बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन यूपी में कौन करेगा? देखिए मैं 17 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, 2017 के अक्टूबर मास में। उन्होंने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा देखिए पॉलिसी बनाइए, लैंड बैंक तैयार करिए, रोड सोच करिए, 1-2 जगह मैं भी चलूंगा, लेकिन टारगेट बड़ा करिए। उन्होंने कहा कितना? मैंने कहा भी लोअर लिमिट 2 लाख। कहा 2 लाख? मैंने कहा हां। दोनों को पसीना छूट गया था अक्टूबर में मेरे पास, मेरे चेंबर में। ये कहा था भी नहीं हो सकता। मैंने कहा होगा। और बताओ इस समय कितना का प्रस्ताव हमें मिला? 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव यूपी में इन्वेस्टमेंट के हमें प्राप्त हुए हैं। 50 लाख करोड़ के लगभग 65 लाख नौजवानों को यूपी के अंदर हुए अब तक के निवेश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कराया है।
परंपरागत उद्यम यूपी की पहचान क्या थी? 2017 के पहले लखनऊ की चिकनकारी रो रही थी, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग चौपट हो चुका था, मुरादाबाद का ब्रास का उद्यम बर्बाद हो चुका था, मेरठ का स्पोर्ट्स का जो कारोबारी था निराशा और हताशा के दौर में जा चुका था। भदोई की कालीन दम तोड़ रही थी, जो भदोई की कालीन कभी पूरे यूरोप में अपनी एक अलग पहचान बनाती थी, वहां के राज दरबारों की शोभा बढ़ाती थी, वह दम तोड़ रही थी। वाराणसी की साड़ी का कोई पुरसा हाल नहीं था। यहां का कारोबारी जो उद्यमी भी था, उसके सामने घर में बैठने और मजदूर बनने के सिवाय कोई चारा नहीं बच गया था और उस श्रमिक बनकर के दूसरे राज्यों में काम धंधा ढूंढने के लिए जा रहा था। तब 2017 में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने फिर उसकी ब्रांडिंग की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 75 जनपद हैं, 79 यूपी की प्रोडक्ट को हम लोगों ने जीआई टैग के साथ जोड़ा है, यानी उसको अब ग्लोबल मार्केट में किसी ब्रांड की आवश्यकता नहीं, किसी वहां पे सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, वह जीआई टैग ही उसका सर्टिफिकेशन है और वह उसकी ब्रांडिंग है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत यूपी के अंदर कार्यरत हैं और 3.25 करोड़ यूथ उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको वहां रोजगार प्राप्त हुआ है। कौन था इसके लिए जिम्मेदार? जो यहां के परंपरागत उद्यमी और कारीगरों को, जो कारीगर स्वयं में उद्यमी था, उसको हताशा और निराशा के इस दौर में पहुंचा दिया। कौन लोग जिम्मेदार थे? जो यूपी के इस ताकत को जिन्होंने समाप्त किया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमएसएमई आइटम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए प्रोडक्ट को आज के दिन पे यूपी एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने यूपी में यूपी गवर्नमेंट ने एक आम महोत्सव किया था। आम महोत्सव में हम लोगों ने हजारों टन आम एक्सपोर्ट किए। बायर सिलर मीट हुई, दुनिया भर के लोग आए थे जो यहां यूपी के आम को खरीदने की लाइन में खड़े थे। यानी वह किसान केवल किसान नहीं है, वो उद्यमी भी है, उद्यमी भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन रखने वाली भूमि का किसान क्यों आत्महत्या कर रहा था? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।